जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा, ये खास श्रृंखला जो भगत सिंह के मुकदमे पर केंद्रित है। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 7 जुलाई 1930 तक की गवाही देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे अब 8 जुलाई 1930 की गवाही। और इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण गवाहियां हुई हैं। खास तौर पर उन लोगों की गवाही हुई है जिन लोगों ने सैंडर्स की हत्या को देखा था। सैंडर्स को जब राजगुरु और भगत सिंह ने मारा था और फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ वो लोग निकल गए थे। तो जो चश्मदीद गवाह हैं, एक तो हम लोगों ने अब्दुल्ला को पहले देख ही लिया था। अब ये कुछ पुलिस अधिकारी हैं और फिर एक साइकिल मिस्त्री भी है, उसका भी हम लोग देखेंगे गवाही। तो शुरू करते हैं। गवाह संख्या ये है 45। गवाह का नाम है मिस्टर J.R. मॉरिस और ये लाहौर में जो पुलिस हेडक्वार्टर था उस समय, वहां ये डीएसपी के पद पर कार्यरत था। वहीं पर मारने गए थे स्काउट को ये लोग, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु वगैरह। आइए हम लोग देखते हैं कि इसने गवाही में क्या बताया है। 17 दिसंबर 1928 को मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस लाहौर के दफ्तर में अपने कमरे में था। मेरा कमरा इमारत के पिछली तरफ है। वास्तव में वह कमरा अंग्रेजी दफ्तर का रिकॉर्ड रूम है। शाम के 4:30 बजे दामोदर दास कांस्टेबल मेरे कमरे में आया और उसने बताया कि मिस्टर सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए हैं और उनको चोटें आई हैं। सुखदेव ने यहां टिप्पणी की है प्रोसीडिंग बुक में कि व्यक्ति ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि सैंडर्स को कई गोलियां मारी गई थी। और ये जो है मॉरिस डीएसपी ये कह रहा है कि कांस्टेबल आकर के बताया कि मोटरसाइकिल से गिर गए हैं, जबकि वहीं दफ्तर के बाहर ही गोलियां चली। तो सुखदेव ने ये पूछा है कि गोलियों के चलने की आवाज इसने नहीं सुनी। आगे फिर बयान है, उसने मुझसे मेरा पानी पीने वाला गिलास मांगा क्योंकि वह मिस्टर सैंडर्स के लिए पानी ले जाना चाहता था। मेरे पास कोई गिलास नहीं था, इसलिए मैंने उसको कहा कि किसी दूसरे कमरे में तलाश करे। मैं भी उठ खड़ा हुआ और गिलास की तलाश में गया। मुझे एक गिलास मिल गया और उसे लेकर नल की तरफ गया जहां दामोदर पहले ही मौजूद था। मैंने उसे कहा कि जल्दी करो और मैं भी उसके पीछे गया जहां मिस्टर सैंडर्स था। मैंने सैंडर्स को एक कांस्टेबल का सहारा लिए हुए सड़क पर लेटे हुए पाया। जो सड़क पुलिस के दफ्तर से गोल बाग को जाती है, मिस्टर सैंडर्स उस सड़क की बाईं ओर पड़ा हुआ था और यह जगह पुलिस के दफ्तर के पूर्वी दरवाजे से लगभग 40-50 फीट की दूरी पर है। सैंडर्स मरा हुआ मालूम होता था। उसकी मोटरसाइकिल पास ही पड़ी थी। सड़क के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जिसके नजदीक मिस्टर सैंडर्स का मुंशी चरण सिंह जख्मी पड़ा था। हवा में बारूद की गंध आ रही थी। मैंने उस समय मिस्टर फर्न को डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल की कोठी की तरफ से आते हुए देखा। वह अपना बाजू पकड़े हुए था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने 2 व्यक्तियों को मिस्टर सैंडर्स पर गोली चलाते हुए देखा था, जबकि चरण सिंह उनके पीछे पीछे कॉलेज के अहाते के अंदर गया था। और जब वह प्रिंसिपल की कोठी के सामने पहुंचा था तो उस पर भी गोली चलाई गई थी। मिस्टर फर्न ने मुझे बताया कि उस पर भी गोली चलाई गई थी, जो खुशकिस्मती से उसे न लगी। तब मैं कॉलेज के कैंपस में अंदर गया तो प्रिंसिपल की कोठी के सामने सड़क पर खून पड़ा हुआ था। यहां सुखदेव ने टिप्पणी की है, फर्न डिनाई, फर्न इससे इनकार करता है। आगे फिर बयान है, मैं तब जल्दी ही दफ्तर वापस आ गया ताकि सीनियर अफसरों को सूचना दूं। मैंने सब इंस्पेक्टर को टेलीफोन पर अफसरों को सूचना देते हुए पाया। तब मैं अपने रीडर और 1-2 अन्य कांस्टेबलों के साथ जल्दी से डीएवी के मैदान में गया और विद्यार्थियों से पूछताछ शुरू कर दी। उसी अनुसार मैं कॉलेज के मैदान से पीछा करते हुए चला गया और कर्मचारियों के क्वार्टरों के पास से कच्ची सड़क पर आ गया। जब हम वहां से गुजर रहे थे तो मेरे रीडर को एक लुंगी मिल गई। मैंने उस समय लुंगी को देखा था और अब मैं उसी लुंगी को अदालत में एग्जिबिट 488 के रूप में शिनाख्त करता हूं। ये वही लुंगी है। मैं पीछा करता चला गया और लैंगले सड़क पर स्थित एक साइकिल वाले की दुकान पर आ गया।
जिसका नाम अताउल्ला मालूम हुआ। मेरे पूछने पर अताउल्ला ने बताया कि 2 या 3 व्यक्ति उसकी दुकान से गुजरे थे, जिनमें से एक ने जबरदस्ती उसकी दुकान से साइकिल ले ली थी। अताउल्ला ने उस ओर इशारा किया जिस ओर वह व्यक्ति गए थे। उसका इशारा एक कोठी की तरफ था जो लाट साहब के दफ्तर के अंत में स्थित है। मैंने वहां बहुत से विद्यार्थी घास पर बैठकर पढ़ते हुए देखे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने किसी व्यक्ति को हथियार लिए हुए उस ओर जाते हुए देखा था, मगर सभी ने नहीं में जवाब दिया। वहां कोठी के गेट के नजदीक एक व्यक्ति था जो विद्यार्थी मालूम होता था तथा जिसके हाथ में पुस्तक थी। मैंने उससे पूछा और उसने जवाब दिया कि उसने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। मैं तब कुछ मजदूरों के पास गया जो तैरना सीखने वाले तालाब पर काम कर रहे थे, और मेरे पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने किसी व्यक्ति को हथियार लिए हुए यहां से गुजरते नहीं देखा है। मैं तब कुछ मजदूरों के पास गया जो स्विमिंग पूल पर काम कर रहे थे, स्विमिंग पूल बना रहे थे, और मेरे पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने किसी व्यक्ति को हथियार लिए हुए यहां से गुजरते हुए नहीं देखा है। 2 या 3 महीने के बाद उक्त विद्यार्थी को, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, उसे पुलिस लाइन की शिनाख्त परेड में पहचाना था। सुखदेव ने यहां लिखा है रॉन्ग, गलत। नक्शा प्रदर्श PAW को देखकर मैं कह सकता हूं कि वह कोठी जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया वह नक्शे में बतौर हरी लॉज दिखाई गई है, और वह उस स्विमिंग पूल के नजदीक है। मैं साथ लगे खेतों में तलाश करता चला गया जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। उसके बाद मैं दफ्तर में वापस आ गया और सारी घटना का उल्लेख मौखिक रूप से मिस्टर स्कॉट, सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस से किया। पुलिस के बहुत से सीनियर अफसर हरी लॉज की तरफ आए थे, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हत्यारों को कॉलेज के अहाते में से दौड़ते हुए जाते देखा था। मैंने मिस्टर स्कॉट को उन व्यक्तियों के नाम बताए और जो कुछ मैंने देखा था वह भी बता दिया। इसके बाद अदालत के सवाल के जवाब में वह कहता है, मिस्टर स्कॉट घटना के समय दफ्तर में मौजूद नहीं थे। जब मैंने चरण सिंह को मोटर कार के नजदीक जख्मी पाया तो वहां केवल मिस्टर फर्न ही थे जिसने जो कुछ भी देखा था उसकी मुझे सूचना दी थी। मिस्टर सैंडर्स के पास बहुत से पुलिस वाले अथवा अन्य व्यक्ति थे। मैंने मोटर कार के पास खड़े हुए व्यक्तियों में से किसी से भी सवाल नहीं किया। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा था तो मिस्टर फर्न प्रिंसिपल की कोठी की तरफ से आया और मैं उसी तरफ चला गया। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मिस्टर नील, सहायक सुपरिटेंडेंट पुलिस, मोटर में सवार होकर उस स्विमिंग पूल के तालाब पर मेरे पास पहुंचे थे, जबकि मैं दोषियों की तलाश कर रहा था और पूछ पड़ताल की थी। मैं उस व्यक्ति को जो अदालत में लाया गया है को देखता हूं। यह वही विद्यार्थी मालूम होता है जिसके हाथ में पुस्तक थी और जिसको मैंने हरी लॉज के दरवाजे पर देखा था, जिससे मैंने पता किया था। मेरा विचार है कि यह वही व्यक्ति है। जिस विद्यार्थी की अपने बयान में इसने गवाही में कहा है कि किताब लोग एक विद्यार्थी को मैंने वहां पाया, वो दरअसल जय गोपाल था। यहां से मारने के बाद सभी लोग निकल गए थे। DAV कॉलेज जो लाहौर में था उसके पीछे चले गए थे और फिर बाकी लोग चले गए, और इसको देखने की जिम्मेदारी दी गई थी जय गोपाल को कि क्या क्या यहाँ पर होता है, पुलिस क्या क्या कर रही है। तो वो किताब लेकर के और एक तरफ किनारे खड़ा होकर के और पढ़ने का बहाना बनाता है, और बाकी लोग निकल गए थे। फिर जय गोपाल के पास जब पुलिस पहुंचती है, पूछताछ करती है, तो वो गलत दिशा बताता है कि उधर की तरफ हम जाते हुए देखे हैं, और इस तरह से ये गवाही खत्म होती है। याद रखिए कि यही जय गोपाल अब सरकारी गवाह बन चुका है और क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दे रहा है। खास करके सैंडर्स मर्डर में तो ऑलरेडी ये शामिल था। इसी ने इशारा किया था कि हाँ अब वो सैंडर्स आ रहा है, हालांकि वो इसने स्कॉट समझ करके इशारा किया था, वो सैंडर्स निकला। कहानी आप लोग जानते होंगे। तो ये गवाह संख्या 45 की गवाही खत्म होती है। 8 जुलाई 1930 को ये गवाही चल रही है। देखिए ये गवाहियां दिन भर चली हैं, और दिन भर उन लोगों ने जितना बोला है, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं दिन भर लगातार उतना बोलूं, और आपके लिए भी संभव नहीं है कि दिन भर उस पूरे बयान को आप सुनिए, क्योंकि दिन भर का ये बयान है। तो हमारी कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण गवाहियां हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण बयान है वो आप लोगों के सामने पेश मैं करूं। तो ये गवाह संख्या 45 के बाद इसी दिन अब गवाही होती है गवाह संख्या 46 की। तो वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।
इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे आग्रह है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट लिख करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।